हे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 10वीं का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि जो भी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मैट्रिक का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मैट्रिक का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेजनी कौन था। हे दोस्तों, मेजनी कौन था मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेजनी कौन था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेजनी कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार भी था और साहित्यकार विचारों का वो योग्य सेनापति था, यानी सेनापति होने का जो पूरे परिपूर्ण जो गुण होता है वो मेजनी में समाहित था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि 1831 में एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर लिखेंगे आप मेजनी। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर लिखेंगे आप 1831 ईस्वी में। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये जो सवाल है ये आप क्वेश्चन बैंक उठा को देख लीजिए। ये लगभग 3 से 4 बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन संघ का गठन किया जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया था जिससे जर्मनी के जितने भी लोग थे उनमें एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो उसका जो हुआ विकास हुआ, किंतु उसी में दक्षिण जर्मन के जो भी लोग थे इसका विरोध कर रहे थे जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर युद्ध के द्वारा उसे हरा दिया यानी दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि खूनी रविवार क्या था। काफ़ी सिंपल है, खूनी रविवार क्या था। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस के जो भी सम्राट होते थे ना उसको जार कहा जाता था। ठीक है, तो एक बार की बात है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के जितने भी जनता थे वह एक प्रार्थना पत्र को लेकर रूस के सम्राट के महल यानी रूस के जार के महल की ओर जा रहे थे जिसे जार के सेनाओं ने यानी रूस के सम्राट के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी। उन लोगों को लगा कि ये जनता हमारी विरोध करने आ रही है जिसके कारण उनके जितने भी सैनिक थे सभी मजदूरों पर लगातार गोलियां बरसाने लगे जिससे हजारों मजदूर मारे गए और कई हजार मजदूर घायल हुए। और यह घटना जो हुआ था वो रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए
कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हुए। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आप सभी को अगला ऐसे क्वेश्चन को की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ये जो सवाल है हिस्ट्री का है कि दिया गया है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। आप क्वेश्चन बैक उठा के देख सकते हैं। ये जो सवाल है बहुत बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 ईस्वी में जर्मन राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 1818 ईस्वी में। फिर पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे खैर हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं बल्कि सब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांत को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए, जिसकी प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। यानी हम नीचे उस किताब का सिद्धांत भी बताने वाले हैं। उससे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपसे बता दें। ऐसे भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब कार्ल मार्क्स लिखेंगे आप। फिर पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1868 लिखेंगे आप। तो खैर यहाँ पे हम बात करते हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो इसके जो प्रमुख सिद्धांत है पहले आप लिखेंगे कि द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत है वर्ग विहीन यानी राज्य विहीन का सिद्धांत। 3 नंबर में है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और डी में 4 नंबर में लिखेंगे आप कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद में जो अगला सवाल है काफ़ी ही सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये जो सवाल है वो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दिया गया है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के जो संयुक्त रूप को जो हम हिंद चीन कहते हैं, तो वियतनाम, लाओस और ये कंबोडिया 3 ऐसे स्थान हैं जिसको हम अगर मिला देते हैं ना तो तीनों को अगर एक साथ हमें बोलना हो तो उसे हम हिंद चीन कह सकते हैं। क्योंकि उससे हम क्यों कह सकते हैं तो क्योंकि वियतनाम और लाओस पे चीन का अधिकार था, ठीक है और जो कंबोडिया था वो भारत के प्रभाव में था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम में ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये 3 ऐसे देश हैं जिसे मिलाकर हिंद चीन कहा जाता था। उसके बाद में जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल इस वीडियो में हम आपसे बता रहे हैं ये सभी मैट्रिक के हिस्ट्री चैप्टर हिस्ट्री विषय से लिया गया है। तो यहाँ जो सवाल अगला हमारा देख पा रहे हैं कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर लिखेंगे आप कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। रूस की जो भी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी चरमरा गई थी, जिसको सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार क्या हुआ कि लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जिससे उद्योगों के वस्तुओं में काफ़ी ही उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ही मजबूत हो गई। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि लेनिन की आखिर नई आर्थिक नीति क्या थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी ही मजबूत हो गई।
तो इस चैप्टर से आप ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 1921 में। एक और सवाल लेनिन से पूछे जाते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं तथा सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी थी और दूसरा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी थी। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये समझौता है जिनेवा समझौता ये कौन कौन से देश के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप कि साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। फिर पूछा जा सकता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। क्या हुआ था कि जेनेवा समझौता के दौरान अमेरिका और साम्यवादी के बीच में एक गठबंधन किया गया। दोनों के बीच में एक समझौता किया गया जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता में क्या किया गया कि जो वियतनाम था उसको दो भागों में बांट दिया गया। तो एक था दक्षिण वियतनाम और दूसरा था क्या चीज़, उत्तरी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार बनाई गई और दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी संबंधित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई। अगला जो काफ़ी सिंपल सवाल है, ये भी मेट्रिक एग्जाम में केवल 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह मार्ग काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया गया है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ा था। दोस्तों बहुत पहले प्राचीन काल की बात है कि जितने भी युद्ध होते थे ना उसके पहले बहुत प्रकार के व्यूह की रचना की जाती थी। जैसे आप महाभारत में देख सकते हैं चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार से उन्हीं के देखने के पश्चात बहुत सारे ऐसे युद्ध नीतिकार ने बहुत प्रकार के नए नए मार्ग बनाए, जिसमें बहुत सारे महले भी बनाए गए जो कई प्रकार के उसमें सड़कें आकर मिलती जुलती थी। बहुत बार ऐसे सैनिक इस रास्ते से सैनिक जाते थे और उस रास्ते से फिर लौट के आ जाते थे या उसी में गुम होके मारे जाते थे। तो उसी प्रकार से एक हो ची मिन्ह मार्ग भी एक बनाया गया था। ठीक है, कम्बोडिया का कर था कि लाओस और कम्बोडिया पे चीन कह रहे हैं, अमेरिका काफ़ी इस पर अटैक कर रहा था, जिस कारण वो हो ची मिन्ह मार्ग बनाकर अपनी सुरक्षा किए थे। तो काफ़ी सिंपल जवाब है इसका कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया है जो लाओस और कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थीं। अमेरिका बार बार इसे गोलो बारूद के वजह द्वारा इसे नष्ट कर देता था किंतु वियतनामी इसकी तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।